धौलपुर गांव में महाराज विक्रम बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। जब भी गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आती थी, वह महाराज के पास जाकर मदद मांगते थे। महाराज के न्याय पर गांव वालों को पूरा भरोसा रहता था। महाराज विक्रम के दो पुत्र थे। जहां बड़ा पुत्र अपने पिताजी के हर कार्यों में साथ देता था, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार उदय को झूठी शानो शौकत से दूर रहना पसंद था। राजकुमार उदय बहुत ही नरम दिल के इंसान थे। वह किसी में भेदभाव नहीं करते थे। दूसरी तरफ महारानी अपने छोटे पुत्र उदय की चिंता में लगी रहती हैं। महारानी का उदास चेहरा देखकर महाराज उनके पास आकर बोलते हैं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत उदास उदास सी रहती है। किस बात की चिंता सता रही है आपको? आपका उदास चेहरा देखकर मन विचलित हो उठता है। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बताइए। बस महाराज, हमें राजकुमार उदय की ही चिंता खाई जा रही है। वह किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और ना ही महल के किसी भी शुभ कार्य में शामिल होते हैं। पता नहीं उन्हें जंगलों में घूमकर क्या मिलता है। दूसरी तरफ राधा माता पिता के गुजर जाने के बाद अपनी दादी के साथ रहती थी। राधा अपनी दादी की देखभाल बहुत ही ध्यान से करती थी। राधा को इतना ख्याल रखते हुए देखकर दादी बोलती है, तुम्हारा पूरा वक्त मेरा ख्याल रखने में निकल जाता है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो। अगर ऐसे ही मेरा ख्याल रखती रही तो अपनी जिंदगी जीना भूल जाओगी। मेरी प्यारी बेटा, कभी खुद के लिए भी थोड़ा बाहर जाया करो। दादी माँ, आपकी सेवा करने से मुझे सुकून मिलता है और मैं इस सुकून को कभी नहीं छोड़ने वाली। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बचपन से आप ही ने तो मेरी देखभाल की। दोनों बात कर रहे होते हैं। पीछे से गौरी आ जाती है और बोलती है, बस करो, बहाना ढूंढना तो कोई तुमसे सीखे। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। तुम मेरे साथ बाहर चल रही हो। सही है गौरी, तुम राधा को बाहर ले जाओ और थोड़ा इस पगली को समझा भी देना कि अपने बारे में भी सोचा करे। तुम और दादी माँ मेरा बहुत मजाक बनाते हो। क्या करूं मैं? मुझे उन्हें अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती। तुम्हें बहुत हंसी आती है मुझ पर, है ना? ऐसा नहीं है। मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। एक अच्छा सा लड़का तुम्हें मिल जाए जिससे तुम्हारी शादी हो। दोनों बात कर ही रही होती है कि सामने से एक घोड़ा चलकर राधा के पास आ जाता है। घोड़े के पास आने के बाद राधा बोलती है, यह घोड़ा तो शाही लगता है। इतना सुंदर घोड़ा किसका हो सकता है? इस जंगल में यह अकेला क्यों घूम रहा है? इतने में ही राजकुमार वहां आ जाते हैं। आप दोनों का धन्यवाद चेतन को अपने पास रखने के लिए। मैं इसे काफी देर से ढूंढ रहा था। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी राजकुमार उदय राधा से बात करने लगते हैं। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम राधा है, यह गौरी। हम पास के गांव में ही रहते हैं। आज मन किया तो यहाँ आ गए। इतना कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। तुमने देखा, राजकुमार तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे और तुमसे ही बात कर रहे थे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। वह तुमसे भी तो बात कर रहे थे। इतने बड़े महल के राजकुमार, भला उनको मैं कैसे पसंद आ सकती हूँ? ऐसा सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। बात करते करते राधा और गौरी अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार भी अपने घर पहुंच जाते हैं। राजकुमार को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वह अपने कमरे के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। उन्हें रह रहकर राधा का ख्याल आने लगता है
और राजकुमार चाहकर भी राधा के ख्यालों को नहीं भूल पाते हैं। इतना मासूम चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। कोई मुझे इतना अच्छा कैसे लग सकता है? दूसरी तरफ राधा को भी नींद नहीं आ रही होती है। वह भी राजकुमार के बारे में सोच रही होती है। राधा भी मन ही मन राजकुमार को पसंद करने लगी थी। राजकुमार दिखने में बिल्कुल परियों की कहानियों की तरह लग रहे थे। क्या गौरी ने जो कहा वो है सच है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक साधारण सी लड़की और वह एक राजकुमार। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? ऐसे सोचते हुए ही रात निकल जाती है। अगली सुबह राजकुमार उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद भी राजकुमार का मन विचलित रहता है और वह दुखी होकर इधर-उधर घूमने लगते हैं। तभी सामने से राधा को आता देख राजकुमार खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी राजकुमार राधा से कहते हैं, पता नहीं क्यों जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे ख्यालों में तुम बस गई हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अजीब सी बेचैनी मुझे यहाँ लेकर आ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात आपसे होगी। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाई। ये तो बिल्कुल परियों की कहानी की तरह लगता है। राजकुमार अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में शाही जश्न चल रहा होता है। सभी राज्य की राजकुमारियां वहां आई हुई होती है। राजकुमार उदय से विवाह करने की इच्छा लिए ही आपके सुपुत्र ना जाने आज भी फिर कहाँ रह गए। ये जश्न उनके लिए ही रखा था। आपके लाड प्यार की वजह से वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से राजकुमार उदय आ जाते हैं। राजकुमार जश्न में पहुंचकर अपने माता पिता को नमस्कार कहते हैं। राजमाता राजकुमार से कहती है, अच्छा हुआ आप आ गए। यहाँ हर राज्य की राजकुमारियाँ आई हैं। इन सभी राजकुमारी में से जो भी आपको पसंद आए आप हमें बता दीजिए ताकि उससे आपका विवाह हो सके। राजमाता, आप चिंता मत कीजिए। हमने अपने लिए एक लड़की देख ली है। उसे हम बहुत प्यार करते हैं और हम उसी से विवाह करना चाहते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। वह किस राज्य की राजकुमारी है? हम खुद उनके राज्य जाकर विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? राजकुमार उदय कुछ नहीं बताते। यह सोचकर राजमाता सोचने लग जाती है। सभी लोग जश्न का मजा ले रहे थे। कुंतल देश की राजकुमारी राजकुमार को देखकर उनके पास आ जाती है। मैं आपको बहुत देर से देख रही थी। आपके ऊपर से नजरें ही नहीं हटती हैं। मुझे आप पसंद आए। क्या आपको भी मैं अच्छी लगी? आप बहुत खूबसूरत है राजकुमारी, पर मैं आपको पसंद नहीं करता। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से विवाह करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत ही गुस्सा आता है। कुछ देर बाद मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी देवरानी बनोगी। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा प्यार करूंगी। तुम कितनी खूबसूरत हो। माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार किसी और से प्रेम करते हैं और वो उसी से शादी करना चाहते हैं। आज तक मैंने कई राजकुमारों से विवाह करने के लिए मना किया है। पहली बार किसी ने मुझे विवाह करने के लिए मना किया। यही सब सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा है। आप उदास मत हो राजकुमारी। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो यही चाहती थी आप मेरी देवरानी बने। दूसरी तरफ गोरी राधा से बोलती है, तुम्हें पता है आज राजमहल में जश्न था। कई राज्य की राजकुमारियां आई हुई है राजकुमार से विवाह करने के लिए। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। क्या सच में राजकुमार का विवाह होने जा रहा है? तुम्हें यह सब किसने बताया?
ये झूठ भी तो हो सकता है। पूरे गांव में इसी बात की चर्चा हो रही है, वहीं से सुनकर आ रही हूँ। सभी लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। राजकुमार के विवाह की बातें तो मैंने भी सुनी थी, पर मुझे पता नहीं था कि आज उनके विवाह के लिए जश्न चल रहा है। राधा रानी, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम राजकुमार से प्यार करती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। ये सब तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। राधा की बात सुनकर गौरी हंसने लगती है। दूसरी तरफ मेनका राजमाता को राजकुमार उदय के प्रेम के बारे में बताने जाती है। राजमाता को मेरा प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं। हम आज बहुत परेशान हैं। हमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आपकी परेशानी का कारण जानती हूँ राजमाता, और यह भी जानती हूँ कि वो लड़की कौन है जिससे राजकुमार उदय प्यार करते हैं। कौन है वह लड़की? और तुम कैसे जानती हो? राजकुमार उदय और उस लड़की के बारे में हमें सब कुछ बताओ। मेनका राजमाता को सब कुछ बता देती है और मन ही मन खुश होती है। दूसरी तरफ राजकुमार राधा का इंतजार कर रहे होते हैं। राधा को आता देख राजकुमार कहते हैं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज बहुत लेट हो गए तुम आने में। तुम जानती हो, तुम्हें जब तक ना देखो मुझे सुकून नहीं मिलता। आपको मुझ जैसी गरीब लड़की को देखने की क्या जरूरत? राजकुमार, आपको तो जश्न में बहुत सारी राजकुमारियां मिली होगी। तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम आज ही विवाह कर लेंगे। अभी तक हम एक दूसरे के घर वालों से भी नहीं मिली है, और आज विवाह कैसे कर सकते हैं? राधा इस बारे में बात कर ही रही होती है कि राजकुमार कहते हैं, मैं तुम्हारी दादी से मिल लेता हूँ और विवाह के बाद राजमहल जाकर मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। राधा राजकुमार के साथ गांव में जाती हैं। तब सभी गांव वाले राजकुमार को देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव वाले राधा और राजकुमार को साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरह दादी माँ मुर्गियों को दाना खिला रही होती है। तभी राधा राजकुमार के साथ वहां पहुंच जाती है और बोलती है, दादी माँ या राजकुमार उदय हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। दादी माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। राजकुमार राधा के साथ महल पहुंचते हैं। राजकुमार, आपने अच्छा नहीं किया। इस भी कारण को इस महल की रानी बनाकर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। निकल जाओ। यहाँ से इस राजमहल में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राजमाता, आप मेरी पत्नी का ऐसे अपमान नहीं कर सकती हैं। अगर राधा यहाँ से गई तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, बस करो तुम लोग, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता महारानी। अब हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा। यह सुनकर महारानी शांत हो जाती है और सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। राधा, तुम मेरे परिवार वालों की बातों का बुरा मत मानना। वह दिल से बुरे नहीं है। कुछ समय बाद वह तुम्हें अपना लेंगे। तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ राजकुमार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सभी मुझसे प्यार करने लगेंगे। मुझे खुशी है कि आप मेरे जीवन साथी हो। खुशकिस्मत तो मैं हूं जो तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। तुम्हें जब पहली बार देखा था, तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया। राधा और राजकुमार एक दूसरे से विवाह करके बहुत ही खुश होते हैं। अगली सुबह जब राधा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है
काका, आज घर का सारा खाना मैं बनाऊंगी। आप मुझे बस सामान बता दीजिए। आज मेरी पहली रसोई है। मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाहती हूँ। रानी साहिबा राजमाता ने आपको रसोई में आने से मना किया है। आपको क्या खाना है मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगा। नहीं काका, आज मेरी पहली रसोई है। मैं खुद ही सबके लिए खाना बनाऊंगी। आप बस मेरी मदद कर दीजिए। रामू काका हाथ जोड़कर राधा से बोलता है, अगर आपने खाना बनाया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर राधा वहां से चली जाती है और राजमाता के पास आ जाती है। क्या करने आई हो? यहाँ तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं जाया जाता। राजमाता, बस मैं आप सबके लिए खाना बनाना चाहती थी। आप मुझे रसोई में जाने की आज्ञा दे दीजिए। जब शादी अपनी मर्जी से कर ली तो ये सब ड्रामा किस लिए? कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए खाना बनाने की। तुम जैसी लड़की के हाथ का मैं पानी तक ना पियो। तुम खाना बनाने की बात कर रही हो। महाराज, इस बार बारिश न होने की वजह से चारों तरफ सूखा पड़ चुका है और नदियां भी सूख चुकी है। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। इस मुसीबत से हमारे साम्राज्य को कैसे बचाया जाए? हमारा तो दिल ही बैठा जा रहा है। पूरी सभा में उदासी छा जाती है। तभी गुरुजी कहते हैं, एक उपाय है महाराज। अगर महल की दोनों रानियां श्रद्धा पूर्वक इंद्र देवता के लिए व्रत रखें तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ करना पड़ेगा। यह सुनकर महाराज और महारानी दोनों रानियों के पास पहुंच जाते हैं। मेनका और राधा, तुम दोनों को निर्जल व्रत रखना पड़ेगा। राजमाता आप चिंता मत कीजिए, मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करूंगी। राजमाता व्रत की पूरी विधि दोनों रानियों को समझा देती हैं। अगले दिन मेनका से भूख से रहा नहीं जाता है तो वह अपना व्रत तोड़ देती है। इतने में ही बड़े राजकुमार वहां आ जाते हैं और मेनका से बोलते हैं, राजमाता ने तो निर्जल व्रत रखने के लिए कहा था, पर तुम तो लड्डू खा रही हो। अगर उन्हें पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो मैं भूखी मर जाऊं? अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। दूसरी तरफ राधा श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत को करती है। राजमाता यह सब देखकर बहुत खुश होती है। आज उद्यापन का दिन होता है। इंद्र देवता राधा की श्रद्धा को देखकर प्रकट हो जाते हैं। जिस घर में तुम जैसी बहू होगी वहां सुख शांति हमेशा रहेगी। तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं प्रसन्न हुआ।